लग्जरी रिक्शे से ससुराल में कदम रखने वाली गरीब बहू। सुबह सुबह आसमान में काले बादल छाए होते हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के एक छोटे से कच्चे घर के बाहर मोहन जी अपना पुराना रिक्शा साफ कर रहे होते हैं। वो बड़े प्यार से सीट पोंछते हैं, पहियों में हवा देखते हैं और हैंडल चमकाने लगते हैं। तभी नींद से उठकर उज्जवल बाहर आता है और पीछे से अपने पापा के गले लग जाता है। अरे पापा, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? देखना आज तो बारिश होने वाली है, आज रहने दीजिए ना। अरे बेटा, तुझे पता नहीं है क्या, तेरे पापा अगर एक दिन भी काम पर नहीं गए तो उसी दिन घर का नुकसान हो जाएगा। तभी घर के अंदर से नेहा कॉलेज की ड्रेस पहनकर बाहर आती है। पापा, एक दिन मैं आपका सपना पूरा करूंगी। डॉक्टर बनकर आपको रोज रोज ये रिक्शा नहीं चलाने दूंगी। अरे बेटी, मैंने तो तेरे लिए डॉक्टर का कॉलेज भी ढूंढ लिया है। बहुत बड़ा सरकारी कॉलेज है, आधी फीस तो स्कॉलरशिप से ही जमा हो जाएगी। ये सुनकर नेहा खुशी से अपने पापा के गले लग जाती है। उज्जवल भी दोनों को गले लगा लेता है। पापा, आप बस मेहनत करते रहिए, हम बड़े होकर आपको ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीने देंगे। भगवान करे तुम दोनों के सपने पूरे हो, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। कुछ दिनों बाद पूरे जिले में नीट की परीक्षा होती है। नेहा पूरी मेहनत के साथ परीक्षा देने जाती है। कई दिनों बाद रिजल्ट घोषित होता है। गांव के साइबर कैफे में नेहा अपना रिजल्ट देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उसने शानदार रैंक के साथ परीक्षा पास कर ली थी और उसे देश के एक बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो दौड़ते हुए घर पहुंचती है। मम्मी पापा, मेरा नीट क्लियर हो गया, मैं टॉप रैंक लेकर आई हूँ। अब मैं डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ। मोहन जी और मधुबाला खुशी से भावुक हो जाते हैं और नेहा को गले लगा लेते हैं। अरे मेरी बेटी ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हे भगवान, हमारी बेटी की मेहनत सफल कर दिया आपने। अरे वाह, अब तो मेरी दीदी डॉक्टर बनेगी। पूरे गांव में सबसे पहले मिठाई मैं ही बांटूंगा। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। उसी रात नेहा और उज्जवल अपने कमरे में सो चुके होते हैं। दूसरे कमरे में मोहन जी चारपाई पर बैठे दो अलग अलग लिफाफों में पैसे रख रहे होते हैं। मधुबाला उन्हें देखती रहती है। ये हमारी बेटी के मेडिकल कॉलेज की फीस के लिए है और ये उसकी शादी के लिए। अभी से इतना बोझ क्यों ले रहे हो? अभी तो उसने पढ़ाई शुरू भी नहीं की। अब वो 22 साल की हो चुकी है, 3 साल बाद उसकी शादी भी करनी होगी। अभी से पैसे जोड़ूंगा तभी अच्छी शादी कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी किसी गरीब घर में जाए। मैं चाहता हूँ उसे ऐसा अमीर घर मिले जहाँ उसकी हर खुशी पूरी हो और वो अपना डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा कर सके। ऐसा ही होगा, हमारी बेटी बहुत अच्छे घर में जाएगी। समय बीतने लगता है। मोहन जी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक लगातार रिक्शा चलाते रहते हैं। कभी तेज धूप, कभी बारिश, तो कभी तूफान में भी वो बिना रुके सवारी ढोते रहते। धीरे धीरे उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है। आप इतनी भी मेहनत मत करिए कि आपकी सेहत ही खराब हो जाए। पापा, इतनी बारिश हो रही है, अपनी हालत तो देखिए, आंखें भी नींद से भरी हुई हैं। सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। मैं भी अब ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ, वहाँ से थोड़े पैसे आ जाएंगे। नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी पर कोई बोझ नहीं आने दूंगा। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तेरे सपनों की जिम्मेदारी मेरी है। नेहा अपने पापा की बात सुनकर भावुक हो जाती है। अगले दिन सुबह नेहा अपना बैग लेकर कॉलेज जाने के लिए निकलती है। गांव की गली में कुछ औरतें उसे देखते ही आपस में ताने मारने लगती हैं। पूरे गांव में सिर्फ नेहा ही ऐसी लड़की होती है जिसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाने के लिए कॉलेज भेज रहे होते हैं। देखो, इसके बाप ने कितनी आजादी दे रखी, पता नहीं कॉलेज जाती भी है या कहीं और घूमती रहती है। अरे गरीब की बेटी है, चाहे जितना पढ़ ले, शादी तो किसी रिक्शे वाले, बिजली वाले या मजदूर से ही होगी। अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर नेहा वहीं रुक जाती है। वो पलटकर दोनों औरतों के सामने आ जाती है। खबरदार, अगर मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे देखो, इसकी जुबान तो अभी से कितनी चलती है। हाँ, ऐसे ही चलेगी। अगर मेरा ससुराल में भी किसी ने मेरे पापा की इज्जत पर उंगली उठाई तो उसे भी ऐसा ही जवाब मिलेगा। मेरे पापा गरीब जरूर हैं, लेकिन उनकी मेहनत किसी अमीर की दौलत से कम नहीं है। नेहा की बात सुनकर दोनों औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। नेहा फिर कॉलेज चली जाती है। शाम को बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घर के अंदर पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। मधुबाला सभी की थाली में गरम गरम रोटियां परोस रही होती है। खाना खाते खाते मोहन जी अचानक नेहा की तरफ देखने लगते हैं। नेहा बेटा, अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। कुछ समय बाद तेरी शादी कर दूंगा। इतनी जल्दी पापा? बेटा, शादी के बाद भी तू अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेना। आजकल समय का कोई भरोसा नहीं है। हम आज हैं, कल रहे या न रहे। ऊपर से मैंने
तेरी शादी के लिए भी काफी पैसे जोड़ लिए हैं। काम भी ठीक चल रहा है, इसलिए समय से शादी हो जाएगी तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। पापा आप इतनी चिंता क्यों करते हो? और रही बात दहेज की, तो मैं दहेज जैसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानती। बेटी तू नहीं मानती, लेकिन समाज तो मानता है ना। हर बाप अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ न कुछ जरूर देता है। मैं चाहता हूँ कि तेरी विदाई में कोई कमी न रह जाए। भगवान करे हमारी बेटी को ऐसा घर मिले जहाँ लोग उसके संस्कार देखें, दहेज नहीं। सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह तेज बारिश और आंधी चल रही होती है। आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका होता है। घर के अंदर पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है। तभी उज्जवल हंसते हुए कल की एक शरारत सुनाने लगता है। अरे दीदी, कल जो दो औरतें आपकी बातें सुना रही थी ना, मैंने आज उनकी अच्छी खबर ले ली। क्या किया तूने? मैं साइकिल इतनी तेज चलाकर निकला कि सड़क का सारा कीचड़ उनके बच्चों के कपड़ों और मुंह पर जाकर गिरा। दोनों बस देखते ही रह गए। ये सुनते ही पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। बेटा ऐसे नहीं करते, जो हमारे बारे में जैसा बोलता है उसे बोलने दो। नहीं मम्मी, इसने बिल्कुल सही किया, दोनों की जुबान बहुत तेज चल रही थी। चलो चलो, कम से कम किसी ने तो उनका घमंड तोड़ा। पूरा परिवार खुलकर हंस रहा होता है। किसी को नहीं पता होता कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी बेफिक्र हंसी थी। कुछ देर बाद मोहन जी उठकर अपना रिक्शा संभालने लगते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ काम पर। इतना तेज आंधी तूफान आ रहा है, आज जाने को रहने दीजिए। हाँ पापा, आज मत जाइए ना। अरे नहीं, बस थोड़े से पैसे और कमाने हैं, फिर तेरे कॉलेज की फीस पूरी हो जाएगी। मोहन जी किसी की बात नहीं सुनते और रिक्शा लेकर घर से निकल जाते हैं। उनके जाते ही पूरे परिवार के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन मोहन जी घर वापस नहीं आते। रात को भी मधवाला बार बार दरवाजे तक जाकर रास्ता देखने लगती है। नेहा कई बार उनके मोबाइल पर फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आज तक इतनी देर कभी नहीं हुई, शायद किसी दूर की सवारी मिल गई होगी। उसी समय दूसरी तरफ मोहन जी लगातार रिक्शा चला रहे होते हैं। कई दिनों की थकान और कम नींद के कारण उनकी आंखें बार बार बंद होने लगती हैं। बस एक सवारी और, फिर घर चला जाऊंगा। अचानक उनकी आंखों में गहरी झपकी आ जाती है। रिक्शे का संतुलन बिगड़ जाता है। सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक के साथ जोरदार टक्कर होती है और पूरा रिक्शा सड़क पर बुरी तरह से पलट जाता है। चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है। नेहा घबराकर नींद से उठती है और दौड़कर दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। दो पुलिसकर्मी खड़े होते हैं और उनके पीछे सफेद कपड़े से ढकी एक डेड बॉडी रखी होती है। क्या ये मोहन जी का घर है? जी, क्या बात है? जी, हमें इनके पास से आपकी फोटो और ये पता मिला है। क्या ये आपके पिता हैं? कांपते हाथों से नेहा सफेद कपड़ा हटाती है। जैसे वो अपने पिता का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पापा! उसकी चीख सुनकर मधवाला और उज्जवल बाहर दौड़कर आते हैं। दोनों मोहन जी की हालत देखकर बुरी तरह से टूट जाते हैं। मोहन हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पापा, अरे पापा उठिए ना, आपने तो कहा था हम सबके सपने पूरे होंगे पापा। पूरे मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ समय बाद मोहन जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पूरे परिवार की दुनिया एक ही पल में उजड़ जाती है। कई महीने बीत जाते हैं। मोहन जी के जाने के बाद घर की आर्थिक हालात बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं। नेहा मेडिकल कॉलेज जाना छोड़ देती है। वो अपने छोटे भाई के भविष्य और अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है। मोहन जी ने जो पैसे उसकी पढ़ाई और शादी के लिए जोड़े थे, वही अब धीरे धीरे घर के राशन और रोजमर्रा के खर्चों में खत्म होने लगते हैं। क्या नेहा रिक्शा चलाना छोड़ देगी और दोबारा से अपनी डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू करेगी, या वो सिर्फ ऐसे ही दर बदर भटकती रहेगी? एक दिन दोपहर को घर के बाहर एक बड़ी लग्जरी कार आकर रुकती है। कार से एक स्टाइलिश लड़की उतरती है और नेहा के घर का दरवाजा खटखटाती है। नेहा दरवाजा खोलती है। सामने अपनी बचपन की दोस्त रिया को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के गले लग जाती हैं। रिया, तू आ गई विदेश से? यार, मुझे माफ कर दे, आने में देर हो गई। मुझे पता चला अंकल के साथ क्या हुआ। मैं तेरे सबसे बुरे समय में तेरे साथ नहीं रह पाई। मुझे सच में तेरी बहुत जरूरत है। मैं बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ। अब तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मैं आ गई हूँ, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। दोनों घर के अंदर आकर बैठ जाती हैं। मधुबाला भी बाहर आती हैं और रिया को देखकर मुस्कुरा देती हैं। अरे रिया, तू तो कितनी बड़ी हो गई है। जब छोटी थी तब देखा था, विदेश जाकर तो एकदम मॉडर्न बन गई है। रिया हंसते हुए आगे बढ़ती है और मधुबाला को गले लगा लेती है। हाँ आंटी,
लेकिन दिल अभी भी वही पुराना है। और अब देखना, मैं नेहा को भी फिर से पहले वाली हंसमुख नेहा बना दूंगी। हाँ बेटा, ये बहुत अकेली हो गई है। अब कुछ दिन इसे अपने साथ ही रखना, शायद तेरे साथ रहकर इसकी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगे। मोहन जी के जाने के बाद नेहा पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है, माँ के लिए दवाइयाँ और नाश्ते का इंतजाम करती है, फिर अपने पापा का वही पुराना रिक्शा लेकर गांव और शहर के बीच सवारियां छोड़ने निकल जाती है। दोपहर होते ही वो रिक्शा घर के बाहर खड़ा करके पास के एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने चली जाती है। शाम तक लगातार काम करने के बाद वो थकी हुई घर लौटती है। दूसरी तरफ उज्जवल अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर चुका होता है। बेटा तू इतना काम मत किया कर, तेरी भी एक जिंदगी है। मम्मी, अभी मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी उज्जवल का भविष्य है। वही पढ़ लिख जाएगा तो पापा का सपना किसी न किसी रूप में पूरा हो जाएगा। रिया इन दिनों ज्यादातर समय नेहा के साथ बिताने लगी थी। कभी उसे पार्क घुमाने ले जाती, कभी बाजार में आइसक्रीम खिलाती, तो कभी नदी के किनारे बैठकर पुरानी बातें करती। वो हर हाल में नेहा का मन बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो नेहा को सुबह रिक्शा चलाते और दोपहर में रेस्टोरेंट में काम करते देखती तो उसका दिल भर आता। यार तू इतना सब कुछ क्यों करती है? सुबह रिक्शा चलाती है, फिर पूरे दिन रेस्टोरेंट में काम करती है। किसी ना किसी को तो घर संभालना ही था। ऐसा कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे और आंटी के लिए कोई सिलाई का काम शुरू करवा देते हैं। घर का खर्चा भी चल जाएगा। रिया, तुझे पता है मुझे किसी के फ्री के पैसे नहीं चाहिए। मेरा स्वाभिमान बहुत बड़ा है, बचपन से मैं ऐसी ही हूँ। मुझे पता है, लेकिन ये मुसीबत का समय है। मैं काम तो कर ही रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी चिंता मत कर। प्लीज यार, पैसे रख ले। मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मुझे सिर्फ तेरे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं। रिया नेहा को देखती रह जाती है। कुछ दिनों बाद रिया अपने बॉयफ्रेंड राघव से मिलने जाती है। राघव एक बड़े बिजनेस परिवार का एक छोटा बेटा होता है। वो बेहद हैंडसम, विनम्र, मददगार और दिल का बहुत अच्छा इंसान। वो रिया से बेहद प्यार करता है। जब भी उससे मिलने आता है उसके लिए महंगे गिफ्ट, उसकी पसंद के फूल और छोटी छोटी सरप्राइज लेकर आता है। उसकी हर खुशी का ख्याल रखता है। ये तुम्हारे पसंदीदा लिली फ्लावर्स और ये छोटा सा गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू राघव, तुम सच में बहुत अच्छे हो। दोनों शहर के उसी कैफे में बैठे होते हैं जहां नेहा वेटर का काम करती है। नेहा ट्रे में कॉफी लेकर उनकी टेबल पर आती है। अरे नेहा, तू भी 5 मिनट हमारे साथ बैठ जा, एक कॉफी पी लेते हैं साथ में। अरे पागल, कैमरे लगे, मैनेजर ने देख लिया तो नौकरी भी जाएगी और डांट भी अलग पड़ेगी। अच्छा बाबा, फिर बाद में मिलते हैं। नेहा वापस काम में लग जाती है। राघव उसे जाते हुए देखता रहता है। यार तुम्हारी दोस्त सच में बहुत अच्छी लड़की है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी हिम्मत से अपनी जिंदगी संभाल रही है। हाँ, मैंने इसकी जिंदगी का हर अच्छा और बुरा समय देखा है। ये जिसकी भी पत्नी बनेगी ना, उससे अच्छी लड़की किसी को मिल ही नहीं सकती। उस लड़के की जिंदगी बन जाएगी। राघव मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला देता है। रिया बाहर से जितनी सच्ची दिखाई देती है, अंदर से वो उतनी ही लापरवाह होती है। वो राघव से प्यार का दिखावा करती है, लेकिन उसके पीछे कई दूसरे लड़कों के साथ भी घूम चुकी होती है। ये बात सिर्फ नेहा को पता होती है। वो कई बार अपनी आंखों से रिया को अलग अलग लड़कों के साथ देख चुकी थी। एक शाम दोनों सहेलियां पार्क में बैठी होती हैं। रिया, एक बात पूछूं? पूछना। राघव बहुत अच्छा लड़का है, तो उसके साथ चीट करिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए सच्चा प्यार देखा है। यार तू बहुत भोली है। मतलब सभी लड़के एक जैसे होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। मौका मिले तो सब दूसरी जगह मुंह मारते हैं। मैं क्यों किसी एक के लिए सीरियस बनूं? लेकिन राघव ऐसा नहीं है, वो बहुत सच्चा इंसान है। जितना प्यार वो तुझसे करता है उतना हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा छोड़ना ये सब, चल आज हम दोनों अपने पुराने स्कूल वाली चाय की टपरी पर चाय पीने चलते। बहुत दिन हो गए वहां गए हुए। नेहा समझ जाती है कि रिया फिर से बात बदल रही है। जब भी वो उसे सही गलत समझाने की कोशिश करती है, रिया हर बार किसी नए विषय पर बात ले जाती है। दूसरी तरफ राघव अब अपने रिश्ते को लेकर पहले से भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। 3 साल से वो पूरे दिल से रिया से प्यार कर रहा होता है। अब उसे लगता है कि समय आ गया है कि वो अपने परिवार को भी इस रिश्ते के बारे में बता दे। शाम को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा होता है। मम्मी, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा, आज बड़े शर्माते हुए बात कर रहे हो? मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है बहुत। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और कल उसे प्रपोज करने वाला हूँ। अरे वाह, आखिर हमारे बेटे ने भी किसी को पसंद कर ही लिया। अगर प्रपोज करना ही है तो हमारे शहर के सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट में करना। हाँ मम्मी, आपने तो कमाल का आइडिया दे दिया। अरे बस भाई, अब भाभी को लेकर ही घर लौटना। पूरा परिवार खुशी से हंसने लगता है।
अगले ही दिन राघव शहर के सबसे बड़े लग्जरी होटल को पूरी शाम के लिए बुक कर देता है। पूरे हॉल को सफेद और गुलाबी फूलों से सजाया जाता है। हर टेबल पर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। लाइव म्यूजिक बज रहा होता है। बीच में दिल के आकार का एक खूबसूरत स्टेज बनाया गया होता है, जहां राघव हाथ में हीरे की अंगूठी लेकर रिया का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो रिया को होटल की लोकेशन भेज देता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आज की शाम हमारी जिंदगी बदल देगी। लेकिन उसी समय शहर की दूसरी जगह एक आलीशान फार्म हाउस में रिया किसी और अमीर लड़के के साथ खड़ी होती है। चारों तरफ मेहमान तालियां बजा रहे होते हैं। वो लड़का रिया के सामने घुटनों पर बैठकर उसे अंगूठी पहनाता है और दोनों की सगाई हो जाती है। उसी समय नेहा बार बार रिया को फोन कर रही होती है। अरे रिया, फोन उठा ना। कई बार कॉल करने के बाद रिया फोन उठाती है। राघव का फोन बार बार मेरे पास आ रहा है, तू उसका फोन क्यों नहीं उठा रही? तू उससे मिलने नहीं गई क्या? आज तो उसने तेरे लिए इतने बड़े रेस्टोरेंट में डेट प्लान की थी। यार तू राघव के पास चली जा और मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। क्या मतलब? मैंने अभी अभी किसी और लड़के से एंगेजमेंट कर ली है। क्या तू पागल हो गई है क्या? 3 साल का रिश्ता था तुम दोनों का, तूने ऐसा कैसे कर दिया? प्लीज यार, बाद में बात करते हैं। रिया फोन काट देती है। नेहा को समझ नहीं आता कि अब राघव का सामना कैसे करेगी। कुछ देर के बाद नेहा उसी लग्जरी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। पूरा हॉल फूलों से सजा होता है। मोमबत्तियां अब भी जल रही होती हैं, लेकिन वहां सिर्फ राघव अकेला बैठा होता है। उसके सामने रखी अंगूठी और गुलाब अब मुरझाने लगे हैं। वो बार बार घड़ी देख रहा होता है। राघव सिर उठाकर नेहा को देखता है। अरे रिया कहाँ है? क्या वो बाहर है? मुझे माफ कर देना, लेकिन रिया नहीं आएगी। क्यों? क्या हुआ? मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन बोलूंगी नहीं। रिया ने आज किसी और लड़के से सगाई कर ली। ये सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहती थी कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन वो मेरी दोस्त थी इसलिए चुप रही। आज उसकी गलती मैं और नहीं छिपा सकती। कुछ देर तक दोनों के बीच पूरी खामोशी छा जाती है। तुम इतनी अच्छी हो और वो इतनी अलग कैसे हो सकती है? रिया मेरी दोस्त है। हो सकता है उसने अपनी निजी जिंदगी में गलत फैसले लिए हों, लेकिन जब मेरी पूरी दुनिया बिखर गई थी तब वही मेरे साथ खड़ी थी। मैं उसकी अच्छाइयों को भी नहीं भूल सकती। नेहा की बात सुनकर राघव उसकी तरफ सम्मान से देखने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि नेहा कितने सच्चे दिल की इंसान है। उस दिन के बाद राघव अक्सर उसी रेस्टोरेंट में आने लगा होता है जहां नेहा काम करती है। कभी वो दूर बैठकर उसे ग्राहकों की सेवा करते देखता, कभी सुबह उसे अपने पिता का रिक्शा चलाते हुए देखता। कई बार वो देखता कि नेहा बारिश में भीगते हुए एक बुजुर्ग को मुफ्त में घर छोड़ कर आती है। कभी वो गरीब बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ा रही होती है, तो कभी अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर घर जा रही होती है। धीरे धीरे राघव के मन में नेहा के लिए सम्मान, अपनापन और फिर प्यार जन्म लेने लगता है। रिया को भूलने में मुझे इतना समय नहीं लगा, लेकिन सच तो यह है कि हमारे बीच कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। वो सिर्फ दिखावा था। असली खूबसूरती तो इंसान के दिल में होती है और वो नेहा के पास है। उसी शाम राघव अपने घर पहुंचता है। पूरा परिवार उसके चेहरे की गंभीरता देखकर समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है। सभी लोग उसके पास बैठ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? प्रपोजल कैसा रहा? मम्मी, रिया ने मुझे ठुकरा दिया। उसने किसी और से सगाई कर ली। पूरे घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अब मुझे एक दूसरी लड़की पसंद है। इतनी जल्दी? हाँ मम्मी, उसका नाम नेहा है। वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन उसके संस्कार, उसकी सच्चाई और उसका दिल इन सबसे बड़ा है। अगर वो मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी पूरी जिंदगी ही बेहतर हो जाएगी। अगर तुझे लगता है कि वही तेरे लिए सही जीवन साथी है तो हम तेरे साथ हैं। आजकल दौलत से ज्यादा अच्छा जीवन साथी मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सही। अगर वो तेरा साथ हर परिस्थिति में निभाएगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है बेटा, कल ही हम उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे। अगले दिन राघव का पूरा परिवार नेहा के घर पहुंचता है। मधुबाला दरवाजा खोलती है। इतने बड़े परिवार को अपने घर देखकर वो घबरा जाती है और आदर से उन्हें अंदर बिठाती है। बहन जी, हमें आपकी बेटी नेहा बहुत पसंद है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम अपने बेटे राघव के लिए नेहा का हाथ मांगने आए हैं। ये सुनकर मधुबाला कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। क्या इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए? हमें आपकी गरीबी नहीं, आपकी बेटी के संस्कार दिखाई दिए हैं। नेहा भी अंदर से बाहर आती है और उसकी और राघव की नजरें मिलती हैं। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। नेहा पहले से ही राघव के स्वभाव और सच्चाई से इंप्रेस होती है। अगर मेरी बेटी भी इस रिश्ते के लिए तैयार है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। दोनों परिवार मुस्कुराते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही थी।
एक तरफ नेहा के घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा होता है तो वहीं दूसरी तरफ राघव के घर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा होता है। शादी से कुछ दिन पहले राघव और नेहा एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी शादी की तैयारियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे नेहा, मैंने तुम्हारी विदाई के लिए शहर की सबसे लग्जरी कार बुक कर ली है। हम दोनों उसी में बैठकर घर चलेंगे। राघव, मुझे किसी लग्जरी कार में नहीं जाना। फिर किस में जाना है? मुझे अपने पापा के रिक्शे में बैठकर अपने ससुराल जाना है। अपने पापा के रिक्शे में? लेकिन सब लोग क्या कहेंगे? मम्मी पापा को भी अजीब लगेगा। प्लीज मेरी बात समझो, मैं उस रिक्शे से बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ी हूँ। उसी रिक्शे ने मेरी पढ़ाई करवाई, उसी ने हमारे घर का चूल्हा जलाया, और अगर मैं उसी में बैठकर विदा होंगी तो मुझे लगेगा कि पापा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो विदाई उसी रिक्शे में होगी। अगली सुबह कुछ मशहूर ऑटोमोबाइल मैकेनिक नेहा के घर पहुंचते हैं। वो मोहन जी का पुराना रिक्शा अपने साथ वर्कशॉप में लेकर चले जाते हैं। कई दिनों तक उस रिक्शे पर मेहनत की जाती है, उसका पूरा लुक बदल दिया जाता है। अंदर मखमल की मुलायम सीटें लगाई जाती हैं और सुंदर एलईडी लाइट, प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम और फूलों की सजावट की जाती है। बाहर से पूरे रिक्शे को सुनहरे और लाल रंग से पेंट किया जाता है। कुछ दिनों बाद शादी का शुभ दिन आ जाता है। पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ राघव और नेहा की शादी संपन्न होती है। 7 फेरे, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म पूरी होने के बाद विदाई का समय आ जाता है। मधुबाला अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उज्जवल भी अपनी बहन का हाथ पकड़कर आंसू रोक नहीं पाता। बेटा, अपना और अपने नए परिवार का हमेशा ध्यान रखना। दीदी, मुझे भूल मत जाना। पागल, भाई बहन कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते। नेहा आंसू पोंछते हुए अपने पिता के उसी पुराने लेकिन अब शानदार लग्जरी रिक्शे में बैठ जाती है। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके आगे राघव के परिवार की महंगी गाड़ियां चल रही होती हैं और उनके पीछे यह अनोखा लग्जरी रिक्शा। रास्ते में लोग रुक रुक कर उस रिक्शे को देखने लगते हैं। अरे देखो, बहू की एंट्री इतनी ग्रैंड लग्जरी रिक्शे में हो रही है। मुझे तो लगता है ये रिक्शा करोड़ों का होगा, कितने अमीर लोग हैं। किसी को भी ये पता नहीं चल पाता कि ये वही पुराना रिक्शा है जिसे सिर्फ नए अंदाज में सजाया गया है। कुछ देर बाद गाड़ी और रिक्शा राघव के आलीशान घर पहुंच जाते हैं। घर के विशाल मुख्य द्वार पर शहनाई बजाने वाले कलाकार कतार में खड़े हुए होते हैं। दोनों तरफ सुंदर कपड़ों में सजी लड़कियां फूलों की थालियां लेकर स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। पूरे रास्ते में रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां बिछी होती हैं। जैसी नेहा रिक्शे से उतरती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। राघव मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। कितनी सुंदर बहू है, और इसकी एंट्री तो पूरे शहर में चर्चा बन जाएगी। कमला देवी आरती की थाली लेकर आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले नेहा के पैरों को दूध से धोया जाता है। उसके बाद रोली से भरी थाली में पैर रखकर नेहा अपने लाल पद चिन्ह बनाते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। बेटा, आज से ये घर भी तुम्हारा है। जी मम्मी जी। नेहा की अनोखी विदाई और लग्जरी रिक्शे वाली एंट्री की तस्वीरें और वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाते हैं। धीरे धीरे एक नया ट्रेंड बन जाता है। अब कई दुल्हनें अपनी विदाई और ससुराल में एंट्री लग्जरी रिक्शे से करने लगती हैं। हर कोई उस अनोखे अंदाज की तारीफ करने लगता है। शादी के कुछ दिन बाद नेहा अपने नए घर में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। कमला देवी ने उसके आने से पहले ही उसके लिए एक बड़ा और खूबसूरत वार्डरोब तैयार करवाया होता है। उसमें अलग अलग रंगों की महंगी सिल्क, बनारसी और डिजाइनर साड़ियां रखी होती हैं। रोज सुबह नेहा उसी वार्डरोब में से एक सुंदर साड़ी पहनती है, पूरे घर के बड़ों को आशीर्वाद देती है और सभी की सेवा में लग जाती है। घर के कामों में हाथ बटाती है और सभी का दिल जीतने लगती है। लेकिन घर में हर कोई नेहा के आने से खुश नहीं होता। बड़ी बहू शिल्पा को शुरू से ही नेहा पसंद नहीं आती। जब भी उसे मौका मिलता वो नेहा को उसके गरीब परिवार और रिक्शे चलाने वाले पिता के ताने सुनाने लगती है। मम्मी जी, आपको इस रिक्शे वाली की लड़की को इस घर की बहू बनाने की क्या जरूरत थी? अगर मेरे फ्रेंड्स ने इसे देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। अरे बेटा, जब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही तो तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तू नेहा को अपना क्यों नहीं पा रही? मैं तो इस जैसी लड़की को कभी अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। नेहा चुपचाप ये सब सुनती रहती है। वो पलटकर कोई जवाब नहीं देती। नेहा बहुत जल्दी पूरे परिवार का दिल जीत लेती है। वो सुबह सबसे पहले उठकर सास ससुर के पैर छूती है, रसोई का काम संभालती है, सभी की पसंद का नाश्ता बनाती है और घर के हर सदस्य का सम्मान करती है। राघव भी उसे बेहद प्यार करता है। वो अक्सर उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज, महंगे गिफ्ट और उसकी पसंद की चीजें लाकर आता रहता है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आएगी। आप हर बार इतना सब क्यों ले आते हो? क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी भी गिफ्ट से ज्यादा कीमती है। कुछ दिनों बाद राघव और नेहा हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियां। नेहा पहली बार इतनी खूबसूरत जगह देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है।
राघव, ये जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है। और इस सपने की सबसे खूबसूरत तस्वीर तुम हो। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के साथ कई यादगार तस्वीरें खिंचवाते हैं। उधर घर पर कमला देवी ने मोहन जी के रिक्शे को एक विशेष स्थान पर रखवाया होता है। वो पूरा लग्जरी रिक्शा अब मोटे शीशे के अंदर सुरक्षित रखा गया होता है। उसके आसपास महंगे शोपीस और सजावटी वस्तुएं रखी होती हैं। रिक्शे के अंदर मोहन जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी होती है। जब भी नेहा को उसके अपने पिता की याद आती, वो चुपचाप उस शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती और तस्वीर को देखकर मुस्कुरा देती। पापा देखिए, आपका रिक्शा अब इस घर की सबसे अनमोल निशानी बन गया है। नेहा का डॉक्टर बनने का सपना आज भी जिंदा होता है। वो मेडिकल की किताबें कभी कभार निकाल कर पढ़ लेती है, लेकिन शिल्पा अब भी उसे हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती रहती है। अरे कैसी गंवार लड़की है, आखिर रिक्शे वाले की बेटी ही तो है। इसे चाहे ताजमहल में लाकर खड़ा कर दो, रहेगी तो वैसी ही। दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। जब किसी अमीर घर में गरीब लड़की आती है तो लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। एक दिन दोपहर में चिंटू स्कूल से लौटते समय बस से उतरकर रास्ते में एक दुकान पर खिलौना देखने रुक जाता है। बस आगे निकल जाती है। चिंटू घबरा जाता है, उसे घर का रास्ता याद नहीं रहता। शाम होने लगती है लेकिन वो घर नहीं पहुंचता। उधर घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मम्मी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अगर चिंटू नहीं मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सब ठीक होगा बेटा। मम्मी जी, चिंटू का स्कूल कहाँ है? शहर के बाहर वाला बड़ा स्कूल। चलिए, मुझे शहर की हर गली पता है, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। कई गलियों में खोजने के बाद एक छोटी सी दुकान के पास चिंटू जमीन पर बैठा हुआ रोता हुआ मिल जाता है। चिंटू, चाची, मैं सामान लेने रुक गया था, बस चली गई, मुझे घर का रास्ता नहीं मिला। अब मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। घर पहुंचते ही चिंटू दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाता है। मम्मी, अगर चाची नहीं आती तो पता नहीं मैं कहाँ चला जाता। शिल्पा अपने बेटे को कसकर गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो नेहा के सामने आकर हाथ जोड़ लेती है। नेहा, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती रही। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दोगी। दीदी, चिंटू सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी बेटा है। थैंक यू, आज तुमने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, मुझे भी बदल दिया। उसी दिन से शिल्पा पूरी तरह से बदल जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालती हैं, साथ में खाना बनाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं और पूरे परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं। कुछ दिनों बाद मधुबाला का फोन आता है। बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। आज तो मैं आपसे मिलने ही आने वाली थी। आजा बेटा, तेरी पसंद का खाना बनाया है। शाम को राघव और नेहा मायके पहुंचते हैं। उज्जवल पढ़ाई कर रहा होता है। ऐसी मेहनत करनी है और हमेशा अपनी मम्मी का ध्यान रखना। हाँ जी जीजू, मैं भी आपकी तरह सफल इंसान बनूंगा। समय बीतता जाता है। एक रात नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी मेडिकल की पुरानी किताब देख रही होती है। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पापा, आपका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए। तभी दरवाजे पर खड़े राघव उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वापस चले जाते हैं। अगली सुबह राघव नेहा को बिना कुछ बताए शहर के मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे बस जितना मैं कहूँ उतना करती जाओ। कुछ देर बाद कॉलेज के ऑफिस में नेहा का एडमिशन हो जाता है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके ऊपर बेवजह बोझ पड़ेगा। मुझे कोई बहस नहीं सुननी। तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। नेहा की आंखें भर आती हैं। अब नेहा रोज कॉलेज जाने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करती है। उसे एहसास हो जाता है कि राघव ने उसके दिल का दर्द बिना कहे समझ लिया। लगता है इन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली थी, तभी तो मेरा सपना वापस लौटा दिया। उसी शाम नेहा राघव को गले लगा लेती है। थैंक यू, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आप जैसा पति हर लड़की को मिले। अच्छा, अब समझ आया कि मैं इतना जिद्दी क्यों बना हुआ था। हाँ, अब समझ आ गया। कुछ वर्षों बाद नेहा शहर की मशहूर डॉक्टर बन जाती है। वो अपने भाई और माँ के लिए अपने ससुराल के पास एक बड़ा और सुंदर घर बनवाती है। गृह प्रवेश के दिन मधुबाला और उज्जवल पहले ससुराल आते हैं, जहाँ शीशे में रखा मोहन जी का रिक्शा और उनकी तस्वीर देखकर दोनों भावुक हो जाते हैं। तेरे पापा आज ये सब देखते तो कितना खुश होते। मम्मी रोइए मत, ये रिक्शा मेरे लिए सिर्फ याद नहीं, पापा का आशीर्वाद है। कुछ समय बाद पूरा परिवार नए घर में खड़ा होता है। दीवार पर मोहन जी की बड़ी तस्वीर लगी होती है। दीदी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे कौन सी पढ़ाई करूं। जी दीदी, मैं भी आपकी तरह बड़ा डॉक्टर बनूंगा। तीनों मोहन जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर भावुक हो जाते हैं। पापा, आपका सपना था कि पूरा परिवार एक दिन अपने नए घर में खुश रहे। बस एक कमी रह गई, आप हमारे साथ नहीं हैं।
नेहा, मधुबाला और उज्जवल एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। घर के बाहर खड़ा राघव ये दृश्य देख रहा होता है। सच में तुम जैसी बेटी हर पिता की किस्मत में होनी चाहिए। जिसने अपने पिता के सपने को अपना जीवन बना लिया, वही असली बेटी कहलाती है। अगर आप नेहा की जगह होते तो आप विदाई के समय कोई लग्जरी कार चुनते या एक रिक्शा को यादों से जुड़ा होता।